हेलो स्टूडेंट, हम अपनी प्रीवियस वीडियो में मानव स्वास्थ्य और रोग पढ़ रहे थे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। इसका आज हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ेंगे जो कि हमें इम्यूनिटी से स्टार्ट करना है। इम्यूनिटी मीन्स प्रतिरक्षा। आजकल हम लोग ये वर्ड बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, बहुत कॉमन वर्ड है आजकल इम्यूनिटी। सबसे पहले हम देखेंगे इम्यूनिटी क्या होती है। प्रतिरक्षा, नाम से भी हमें क्लियर हो रहा है। प्रतिरक्षा, हमें हर रोज़ बड़ी संख्या में संक्रामक कारकों का सामना करना पड़ता है, परंतु इनमें से कुछ ही रोग के शिकार बनाते हैं। क्यों? इसका कारण ये है कि हमारा शरीर अधिकांश बाह्य कारकों से अपनी रक्षा कर लेता है। तो हम लोग देखते हैं बहुत सारे वायरस और बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन कभी कभी किसी किसी को देखेंगे कि वही मतलब किसी किसी को देखेंगे हमेशा वो बीमार रहता है, ज़्यादा उसे फीवर आ रहा है, कोई भी वायरल फैला हुआ है तो बहुत जल्दी उसे ज़ुकाम बुखार खांसी हो गया, किसी किसी को नहीं होता या बहुत जल्दी हल्का होता है, ठीक हो जाता है। वो सब इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, प्रतिरक्षा की क्षमता ज़्यादा होती है जिनके अंदर, वो जल्दी ठीक हो जाते हैं या बहुत कम बीमार पड़ते हैं। कुछ लोग होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, तो उनकी इम्यूनिटी जो होती है, प्रतिरक्षा जो होती है, वो वीक होती है। अब हम प्रतिरक्षा की डिफिनेशन क्या होती है, इसकी परिभाषा, परपोषिकी रोग कारक जीवों से लड़ने की क्षमता जो उसे प्रतिरक्षी तंत्र के कारण मिलती है, प्रतिरक्षा कहलाती है। ये दो प्रकार की होती है, सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा, जिसको इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि हमारी शरीर की जो क्षमता होती है रोग कारक जीवों से लड़ने की, उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा इम्यूनिटी कहते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता। अब आप देखेंगे कि इनेट इम्यूनिटी, सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो है सहज प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा, इनेट इम्यूनिटी एक प्रकार की अविशिष्ट रक्षा है जो जन्म के समय मौजूद होती है, यानी कि जब बच्चे का बर्थ होता है तब से जो हमारे शरीर में मौजूद होती है वो कहलाती है सहज प्रतिरक्षा या इनेट इम्यूनिटी। ये प्रतिरक्षा हमारे शरीर में बाह्य कारकों के प्रवेश के सामने विभिन्न प्रकार के रोध खड़ा करने से हासिल होती है। ठीक है, ये क्या होता है? ये जन्म से जो होती है हमारी बॉडी में जन्म से रहती है और ये अवरोध पैदा करती है, डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स पैदा करती है जो भी बाहरी कारक होते हैं उनमें। अब हम देखेंगे कि ये अवरोध कैसे पैदा करती है। सहज प्रतिरक्षा में 4 प्रकार के रोध होते हैं, यानी कि रोध मीन्स बैरियर। शारीरिक रोध, कायिकी रोध, कोशिकीय रोध, साइटोकाइन रोध। ठीक है, शारीरिक समझ में आ रहा है, फिजिकल, कायिकी और उसके बाद कोशिकीय सेल, साइटोकाइन। साइटोकाइन जो होते हैं एक तरह के प्रोटीन होते हैं जो हमारी बॉडी में निकलते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे शारीरिक रोध, फिजिकल बैरियर क्या है। हमारे शरीर पर त्वचा मुख्य रोध है जो सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोकती है। जो हमारी स्किन है, जो हमारी त्वचा है, वो सूक्ष्म जीवों के प्रवेश से रोकती है। अगर हम देखते हैं किसी जगह पे हमें कट पिट जाता है, कुछ कट जाए या कोई ओपन वुंड हो जाए, जख्म रहता है, तो वहाँ पे कहते हैं ना, उस पर हमेशा हम लोग कुछ लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, इसीलिए कि वहाँ से और ऐसा ना हो कि इन्फेक्शन हो जाए, है ना। कहीं भी जख्म हो जाता है तो हम लोग उसका ध्यान रखते हैं, उस पर मक्खी बैठती है तो वो इन्फेक्शन का चांस रहता है, क्योंकि वहाँ पे त्वचा जो होती है हट जाती है। तो फिजिकल बैरियर क्या है हमारी बॉडी का, इनेट इम्यूनिटी का? वो है त्वचा, स्किन। श्वसन जठरांत यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मीन्स स्टमक है और इंटेस्टाइन आते हैं। और जनन मूत्र पथ में क्या होता है? यूरिनरी सिस्टम को आश्रित करने वाली एपिथेलियम का श्लेष्मा आलेप, म्यूकस कोटिंग भी शरीर में घुसने वाले रोगाणुओं को रोकने में सहायता करता है। क्या होता है कि जो म्यूकस होता है, म्यूकस हमारी बॉडी में निकलता है, जैसे कि हम लोग अगर खाने में भी कुछ चीज़ें ऐसी ले लेते हैं या ऐसी कोई चीज़, तो म्यूकस उसको रोकता है बॉडी में घुसने से। एपिथेलियल सेल होती है हमारी मतलब जो अंदर हमारी जो लेयर है, जीआईटी की आंतों की जो लेयर है या स्टमक की जो लेयर है, उसकी जो सेल होती है उसको एपिथेलियल सेल, वो भी एक तरह से फिजिकल बैरियर का काम करती है।
फिर है कायिकी रोध, यानी कि फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल मीन्स नॉर्मल चीज़ें जो हमारी बॉडी में होती है, सिक्रीट होती है, निकलती है। आमाशय में अम्ल, मुंह में लार, आंखों के आंसू, ये सभी रोगाणु वृद्धि को रोकते हैं। ठीक है, पेट में जो होते हैं एसिड जो होता है स्टमक में, और मुंह में जो लार होती है वो भी एक तरह से रोगाणु वृद्धि को रोकती है, और आंखों के आंसू भी, क्योंकि जो आंसू होते हैं हमारी आंखों को वॉश आउट कर देते हैं। अगर हमारे आँख में कभी कुछ पड़ जाता है, कोई डस्ट पार्टिकल या कोई कुछ भी ऐसा पड़ जाता है अगर बाहरी चीज़, तो हमारी आँख से बहुत ज़्यादा आंसू निकलने लगते हैं। वो इसलिए निकलते हैं कि ताकि वॉश आउट हो जाए। जब वो अगर देखते हैं हम लोग अक्सर कुछ भी, अगर कभी हमारी जो पलकें होती हैं वो टूट के चली गई या कोई डस्ट पार्टिकल निकल गया, तो हमारी आंखों से अपने आप बहुत ज़्यादा आंसू निकलने लगते हैं, क्योंकि आंसू जो है एक फिजियोलॉजिकल बैरियर है, ये हमारी आंखों की रक्षा करता है। उसके अलावा कभी हम देखते हैं ये जो ऐसे कभी अगर हमारे मुंह में कुछ चला गया या कोई बाहरी पार्टिकल है कुछ फंस जाता है तो हमें खांसी आने लगती है। वो खांसी इसीलिए होती है ताकि वो चीज़ बाहर निकल जाए। ठीक है, अब है कोशिकीय रोध। कोशिकीय रोध सेलुलर बैरियर, तो यानी कि सेल के थ्रू, कोशिका के थ्रू हमारे शरीर के रक्त में बहुरूप केंद्रक श्वेताणु, उदासी नारंगी, पीएमएन, न्यूट्रोफिल जैसे कुछ प्रकार के श्वेताणु मीन्स होता है WBC, और एक केंद्राणु, मोनोसाइट्स तथा प्राकृतिक मारक लिम्फोसाइट्स के प्रकार एवं ऊतकों में बृहद भक्षकाणु यानी मैक्रोफेज रोगाणुओं का भक्षण करते हैं और नष्ट करते हैं। यानी कि ये सब जो सेल होती है, कोशिका होती है हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में मौजूद होती है। जैसे कि हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, जब अगर कभी हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है, आप लोगों ने सुना होगा ब्लड टेस्ट, तो इसमें कहते हैं कि इस्नोफिल बढ़ा है या ऐसा कुछ सेल आता है, WBC का काउंट उसमें किया जाता है, तो उसमें वो बढ़ा हुआ आता है। क्योंकि अगर हमारी बॉडी में कहीं भी कोई इन्फेक्शन हुआ रहता है तो जो WBC होती हैं, न्यूट्रोफिल है, ये सब जो होती हैं ये बढ़ जाती हैं। और जो सेलुलर ये मैक्रोफेजेस हैं, तो अगर बाहरी कोई चीज़ होती है तो मैक्रोफेज जो होते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। साइटोकाइन रोध। साइटोकाइन अब क्या है? विषाणु संक्रमित कोशिकाएं इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन का स्रावण करती हैं जो कि असंक्रमित कोशिकाओं को और आगे विषाणु संक्रमण से बचाती है। यानी कि अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कुछ हो जाता है, कोई इन्फ्लेमेशन, तो साइटोकाइन वहाँ पे निकलने लगता है। तो साइटोकाइन जो होता है वो उस चीज़ को आगे बढ़ने से रोकता है। तो अब हमें समझ में आ गया कि सहज प्रतिरक्षा क्या है। सहज प्रतिरक्षा वो है जो हमारे शरीर में जन्म से मौजूद होती है और ये बाहरी कारकों के सामने विभिन्न प्रकार के रोध पैदा करती है, उत्पन्न करती है। फिर ये 4 टाइप के हैं: शारीरिक रोध, कायिकी रोध, कोशिकीय रोध और साइटोकाइन रोध। ये हमारा हो गया। अब हम देखेंगे कि उपार्जित प्रतिरक्षा क्या है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड मीन्स नाम से हमें क्लियर हो रहा है, उपार्जित जो अर्जित की गई हो। एक्वायर्ड यानी कि कहीं से उस एक्वायर का भी हमें मीनिंग समझ में आ रहा है, यानी कि हासिल की गई है वो। तो ये क्या है? रोगजनक विशिष्ट है, इसका अभिलक्षण स्मृति से है। इसका अर्थ ये है कि हमारा शरीर जब पहली बार किसी रोगजनक से सामना होता है तो ये एक अनुक्रिया रिस्पॉन्स करता है जिसे निम्न तीव्रता की प्राथमिक अनुक्रिया कहते हैं। यानी कि जब सबसे पहली बार हमें कोई डिजीज़ होती है, हमें कोई मतलब मीन्स हमारे शरीर में किसी रोगजनक से सामना होता है, तो वो जो अनुक्रिया होती है वो प्राथमिक अनुक्रिया कहलाती है। बाद में उसी रोगजनक से सामना होने पर बहुत ही उच्च तीव्रता की द्वितीय या पूर्ववृत्ति इनामिस्टिक अनुक्रिया होती है। इसका कारण ये तथ्य है कि हमारे शरीर को प्रथम मुठभेड़ की स्मृति है। मीन्स पहली बार अगर कोई रोगजनक से सामना होता है तो हमारी बॉडी में जो क्या होते हैं, एंटीजन बन जाते हैं, यानी कि प्राथमिक अनुक्रिया हो जाती है। फिर जब दोबारा कभी वो रोग होता है तो हमारे शरीर को स्मृति होती है, याद होता है कि इस रोगजनक से हम लड़ चुके होते हैं, तो दोबारा वो और ज़्यादा ताकत से लड़ता है। अगर आपको ऐसे समझ लीजिए कि हमारा शरीर इस तरीके से है, जैसे मान लीजिए कोई हम बैठे हैं, अचानक से हमें किसी ने धक्का दे दिया, तो हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं थे, तो हमने हल्के तरीके से अपना बचाव किया। फिर दोबारा हम जान रहे हैं कि दोबारा अगर कोई हमें उसी तरह से आ रहा है धक्का देने के लिए, तो हम तैयार रहेंगे, तो हम अपना बचाव अच्छे से कर सकते हैं।
तो यही मतलब है कि अगर दोबारा जब फिर होता है तो उसका पहले की स्मृति होती है, इससे जो होता है उच्च तीव्रता की होती है अनुक्रिया। प्राथमिक एवं द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रिया हमारे शरीर के रक्त में मौजूद दो विशेष प्रकार की लसिकाणुओं द्वारा होती है। ठीक है, हमारे शरीर में मौजूद होती हैं लसिकाणु, बी लसिकाणु और टी लसिकाणु, जिसको बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट कहते हैं। तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये हमारे शरीर में प्रोटीन की सेना उत्पन्न करते हैं। प्रोटीन इसमें क्या करता है, जो टी लिम्फोसाइट होता है यानी टी लसिकाणु जो होता है वो बी की मदद करता है। ऐसे याद रखिए, टी बी की मदद करता है। ठीक है, तो प्रोटीन प्रतिरक्षी एंटीबायोटिक्स बनते हैं। ठीक है, टी कोशिकाएं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, टी कोशिकाएं खुद तो प्रतिरक्षियों का श्रवण नहीं करती, लेकिन प्रोटीन उत्पन्न करने में बी कोशिकाओं की सहायता करती हैं। ठीक है, ये वर्ड हम लोग बहुत कॉमन सुनते हैं, लिम्फोसाइट्स। प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में 4 पेप्टाइड श्रृंखला होती है, 2 छोटी जो लघु श्रृंखलाएं कहलाती हैं और 2 बड़ी जो दीर्घ श्रृंखलाएं कहलाती हैं। इसीलिए प्रतिरक्षी H2I2 के रूप में दर्शाया जाता है। देखिए यहाँ पे हमें बना हुआ है इमेज में, ये अणु की संरचना है, जिसमें 4 पेप्टाइड श्रृंखला होती है, जिसमें 2 लघु और 2 दीर्घ होती है, जिसको हम लोग H2 और I2 से दर्शाते हैं, जिनमें IgA, IgM, IgE ये ऐसे हम लोग याद रख कर लेंगे। 5 होती है गेम्ड, GAMED। ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे गेम्ड। 5 होती है IgG, IgA, IgM, IgE और IgD। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ये प्रतिरक्षी रक्त में पाई जाती है। ठीक है, ये ब्लड में पाई जाती है, इसलिए इन्हें तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया ह्यूमरल इम्यून रिस्पांस कहा जाता है। ये तरल में पाई जाती है, लिक्विड में पाई जाती है, इसलिए इसका नाम तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया रखा गया है। ये 2 प्रकार की प्रतिरक्षी माध्यित उपार्जित प्रतिरक्षा अनुक्रियाओं में से एक है। दूसरे प्रकार की अनुक्रिया कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया या कोशिकीय माध्यित प्रतिरक्षा CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहलाती है। टी लसिकाणु CMI का माध्यम बनती है। जब हृदय, नेत्र, वृक्क, यकृत जैसे अंग संतोषजनक रूप से काम करना बंद कर देते हैं तो एकमात्र उपचार प्रतिरोपण होता है। ठीक है, प्रतिरोपण मीन्स क्या होता है, ट्रांसप्लांट। ब्लड, आई और ये लीवर, ये सब चीज़ें जो हैं अगर ये काम करना बंद कर देते हैं तो इसमें एक ही उपाय होता है कि हम लोग ट्रांसप्लांट करें उसको। ठीक है, तो ये सुना, ऐसा नहीं सुना, ऐसा सुना होगा ना कि हर किसी की किडनी या हार्ट ऐसा कुछ नहीं लगा सकते। ऐसा क्यों है कि प्रतिरोपण के लिए हर किसी दाता के अंग नहीं लिए जा सकते? वो क्या है जिसकी जांच डॉक्टर करते हैं। किसी भी स्रोत, पशु, अन्य प्राइमेट या किसी भी मानव का निरोग ग्राफ्ट नहीं लगाया जा सकता। मतलब ऐसा नहीं कि हम किसी का भी लगा दें, क्योंकि वे देर बदेर नकार दिए जाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्स करती है, बाहरी किसी चीज़ को लेने के लिए मना कर देती है। इसके बाद भी रोगी को कोई भी निरोग प्रतिरोप लेने से पहले ऊतक मिलान और रक्त मिलान अत्यावश्यक है। हम ब्लड भी किसी का नहीं ले लेते, ब्लड भी मिलाते हैं फिर लिया जाता है। और इसके बाद भी रोगी को अपने शेष जीवन पर प्रतिरक्षा निरोधक इम्यूनोसप्रेंट लेने पड़ते हैं। ठीक है, और अब शरीर स्वयं और पर में भेद करने में सक्षम है और कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया निरोध को अस्वीकृत करने के लिए उत्तरदायी है। मीन्स क्या करते हैं, फिर डॉक्टर उन्हें इम्यूनोसप्रेंट देते हैं कि उनकी जो इम्यूनिटी है वो दबी रहे, सप्रेस रहे, वरना जो उन्होंने बाहरी अंग लिया है ना, बॉडी उसको निकाल देना चाहती है, उसका अपोज करने लगती है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा, जो कि हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।